वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, चूँकि ईद उल फितर करीब है और करीब आते ही आपको पता है बाज़ारों, शॉपिंग मॉल्स और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ ब्यूटी पार्लर्स की या फिर सैलॉन्स की, तो वहाँ कितना गैर मामूली रश देखने को मिलता है। चाहे वो मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, सभी ईद के मौके पर ख़ुद को बेहतर और खूबसूरत अंदाज में पेश करना चाहते हैं। इसीलिए स्किन ट्रीटमेंट्स, मेकअप और ग्रूमिंग के लिए पार्लर्स या फिर सैलॉन्स का रुख किया जाता है। ताम इस मसरूफ़ मौसम में ख़ास औकात आप याद रखें कि मतलब बाज़ औकात जल्दबाजी या फिर रश की वजह से चंद ज़रूरी एहतियाती उमूर नज़रअंदाज हो जाते हैं हमारे, जो बाद में फिर हमारी जो स्किन है या आपकी कहें कि जिल्द की सेहत है उससे मुतल्लिक मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ईद से पहले जब मर्द और ख़वातीन पार्लर्स या सैलॉन्स जाते हैं तो उन्हें किन अहम बातों को जहन में रखना चाहिए, किस तरह साफ़ सुथरे और मुस्तनद सैलॉन्स का इंतखाब किया जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, किन ट्रीटमेंट्स के बारे में एहतियात ज़रूरी है और अपनी जिल्द को महफूज रखते हुए बेहतरीन नताइज कैसे हासिल किए जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा, जो कि टर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, क्योंकि रमज़ान में आप पहली दफ़ा आई हैं, हालांकि रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं। और ये गज़ल ने जो आखिरी दो लाइन्स बोली है ना कि मर्द हजरात और ख़वातीन सैलून्स में जाती हैं तो क्या कुछ करती हैं, तो मैं पहला सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सैलून में जाते हैं तो हम बियर्ड बनवाते हैं और बाल बनवाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये गजल पूछे, आपसे पहला सवाल पूछेंगी कि ये खवातीन क्या करती हैं ईद के दिनों में। हालांकि ये कल किसी को बता रही थी कि ईद के दिनों में इतना मेकअप नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वैसे शायद आप ना करवाते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे अब मर्द हैं, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगी कि अब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, प्रॉपर मेकअप वगैरह सब कुछ होता है। तो मैं तो आपसे यही पूछूंगी कि आप मर्द हो या फिर खवातीन हो, उनके लिए किन चीज़ों की, खवातीन का पहले पूछें। चले खवातीन का बता दें, किन एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जो उनको हमें इख्तियार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गज़ल। असल में जो आपने इंट्रो में बताया ना कि रमज़ान के करीब बहुत रश हो जाता है सैलॉन्स पे, पार्लर्स पे, और बात आपकी बिल्कुल सही है। जो शुरू के 10-15 दिन होते हैं ना, उसमें लोग ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रीटमेंट्स का ख्याल नहीं करते हैं और बिल्कुल रमज़ान में इफ्तारियाँ अरेंज कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में आके, क्योंकि ईद उल फितर करीब है और उसके फ़ौरन बाद शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो बहुत से लोग एकदम से सैलॉन्स पे आप देखते हैं कि भागने लग जाते हैं। ऐसी सूरत में दो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो जो सैलॉन के ऊपर वर्कर्स हैं वो ओवरवर्कड होते हैं। बेशक उनकी ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी भी हों, वो बड़े एहतियात से सब काम करते हों, लेकिन गैर मामूली रश की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो बेहतर होता है कि जो आपका टाइम ईजी वाला टाइम है, आप उसके ऊपर करवा लें अपनी ट्रीटमेंट्स या जो भी आपने प्रोसीजर्स करवा लें। इसके अलावा क्योंकि सैलॉन्स पे जाके पॉलिशिंग हो रही होती है, स्किन के ऊपर वो ब्लीच एंड उसके बाद वो जो एक वैक्सिंग वाली चीज़ होती है, हाँ। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्लिनिक्स पर फिर बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं हमारे पास एज स्किन स्पेशलिस्ट। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि स्किन बर्न हो गई है, ब्लिस्टर आ गया है, जलन होनी शुरू हो गई है, या कभी कभार तो खुदा न खासा वैक्सिंग करते हुए लिटरली स्किन पूरी की पूरी ऊपर से उतर जाती है या बर्न आ जाता है। तो ये बड़ा कॉमनली देखने में मिलता है, जो कि आम दिनों में कम होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन ईद के दिनों पर या चांद रात पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये तो सबसे पहले मैं कहूँगी प्लान करें अपने ट्रीटमेंट्स को, अच्छे सैलून्स पे जाएं जहाँ पर आप हमेशा जाते हैं, जो आपके स्किन के ट्रीटमेंट्स जो डॉक्टर्स ऑफर कर रहे हैं उनको भी टाइमली करवाएं। जिस तरह हमारे जो क्लिनिक्स हैं उसके ऊपर भी लेज़र हो रहा है, माइक्रो नीडलिंग हो रही है, कुछ प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, तो उसमें हम बार बार लोगों को फोर्स करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि आप पहले करवा लें, 10-15 दिन पहले करवा लें। इसके अलावा आपने वो भी देखा होगा कि हेयर कलर के लिए भी लोग जो है ना आखिरी रात तक वेट करते हैं। देखिए जो हेयर कलर है उसमें कुछ बहुत बेहतर नहीं हो जाना चांद रात के बाद ना, तो पहले करवा लें, क्योंकि वैसे भी 1-2 रोज पहले करवाना चाहिए ताकि आपकी फेस पे सेट हो जाता है। इसके अलावा जो रिएक्शन आते हैं ना फ्यूम्स के साथ, उसके फ्यूम्स होते हैं, जब आप फ्यूम्स के साथ, और सैलून आपको पता है छोटे साइज के होते हैं, तो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, किसी का केराटिन हो रहा है, किसी का कलर हो रहा है, तो क्रॉस भी आप एक दूसरे के साथ ओवर रिएक्ट स्किन आपकी कर सकती है बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स। तो उस सूरत में ना आंखों में जलन, नाक की जो अंदर आपकी म्यूकोजा होती है वो अफेक्ट हो सकती है, होंठों की जो लाइनिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। ये तमाम चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन ये तमाम चीज़ें बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स एंड केमिकल्स ये तमाम रिएक्शंस आ रहे होते हैं। और साथ छोटे बच्चे चले जाते हैं माओं के साथ, तो माएँ उनको समझ नहीं आती हमारे बच्चे को क्या हुआ है। तो वो बेसिकली जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वालदा के साथ गए हुए थे, पेरेंट्स के साथ चले गए थे, और वहाँ से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको टाइमली कर लें तो बेहतर होता है। ठीक हो गया। और अलमिला, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया ना कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें जिल्द ख़राब हो जाती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है,
हम अपने मॉर्निंग शोज में भी और आप भी अपने पेशेंट्स को बताते हुए मेरा ख्याल है पिछले कई सालों से बता रहे हैं कि आप ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहले जाएं जो कि सर्टिफाइड हो, जिसने कुछ पढ़ा हो। लेकिन लोग इन जगहों पे क्यों जाते हैं कि जहाँ पे उनको खराबी होती है, फिर बाद में डबल खर्चा होता है। एक तो वहाँ पे खर्चा करके फिर अर्मिला के पास भी आएंगे, तो इससे बेहतर नहीं है कि पहले अर्मिला से आकर ट्रीटमेंट करवा लें या फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा लें? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है आपके शहर में, आप उसके पास जाएं। दो इसमें वजूहात हैं। एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इम्पैक्ट होता है, लोग प्राइस के पीछे जा रहे होते हैं, और जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं वो ज़ाहिर बात है प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो नहीं डॉक्टर्स वाला जो उनका चार्जेस होते हैं डॉक्टर्स के, जो हाई एंड इक्विपमेंट्स, सेफ इक्विपमेंट्स, अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स के पास है क्लिनिक्स के ऊपर, वो ये जो क्वैक्स मैं इनको कहूँगी या जो सो कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट बन के बैठे हुए, स्किन के डॉक्टर बन के बैठे हुए, इनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। प्लस देखिए, अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है जो PMDC ने रिकग्नाइज की हुई है, तो आप कॉम्प्रोमाइज एक स्टेट के अंदर हैं, तो आप मरीज को इकट्ठा करने के लिए, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए आप डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, आप ऐसी चीज़ें ऑफर करते हैं। तो एक तो ये प्राइस का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। दूसरा, लोग एड्स के पीछे भागते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बहुत हो रही है, मार्केटिंग बहुत हो रही है, तो लोगों को नहीं पता चलता कि कौन डर्मेटोलॉजिस्ट है कौन नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च भी कर लें, एक दो लोगों से पूछ लें, पता कर लें, और जो डॉक्टर्स की बातें हैं मेरे ख्याल में उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक क्वालिफाइड बंदा और एक जो नॉन क्वालिफाइड बंदा है उसकी बात। लेकिन मुझे ये लगता है कि अर्मिला, आप लोग ना होप कम देते हैं, वो जो नॉन क्वालिफाइड होते हैं वो होप ज्यादा दे देते हैं। वो कहते हैं ये भी हो जाएगा, वाइटनिंग भी हो जाएगी, फ्लाम भी हो जाएगा, फ्लाम भी हो जाएगा। दिखाते हैं ना, हम लोग गलत बयानी नहीं करते हैं और ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए। अब अगर कोई आके कहता है कि हमें विद इन अ डे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो डॉक्टर जो है, जो मुस्तनद डॉक्टर है, वो बताएगा कि आपने करना क्या है, क्या एहतियात होगी, आपके एंड पे क्या एफर्ट्स चाहिए, हमारे एंड पे क्या एफर्ट्स चाहिए। मुकम्मल इलाज नहीं होता। कल भी मुझे 2-3 फ़ोन कॉल्स आई कि डॉक्टर साहब, अच्छा अगर मैं ये ट्रीटमेंट करा लूँ तो क्या मेलाज़मा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? तो मेरी वॉइस नोट पे उसको बोला कि मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकती, ना मैं आपको फॉल्स होप्स दे सकती हूँ। कि मेलाज़मा हो गया, फ्रेकल्स हो गए, लोग दिखाते हैं वीडियोस पे, आपने ये क्रीम लगाई और उसी वक्त उड़ गया। तो वो जो आपकी एक फेक सी वीडियोस बनी हुई होती हैं, उसकी वजह से लोग ल्योर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये तो फिर डॉक्टर के ऊपर, उसकी ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होगा ना, वो ज़रूर आपको हकीकत बयान करेगा। और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसा भी नहीं है कि स्किन के डॉक्टर्स नहीं है या जो प्रॉपरली ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी कमी है। बड़े शहरों में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और छोटे शहरों में भी वो जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप अपने एंड पे एफर्ट कर लें। सही। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि हमें हाइड्रा फेशियल लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बहुत छोटा सा सवाल है मेरा कि किन सूरतों में हमें हाइड्रा फेशियल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, हाइड्रा फेशियल एक स्किन का क्लीनिंग का प्रोसीजर है। उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो ही हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं हो सकता। अगर आपने एक स्किन को साफ़ करना है, डेड लेयर रिमूव करनी है, पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं, सनलाइट के इफेक्ट्स हैं, उसको क्लियर करना है, तो इट्स अ क्लीनिंग प्रोसीजर। इसका नाम हाइड्रा फेशियल है क्योंकि इसमें सिरम्स इस्तेमाल होते हैं, सारा वाटर बेस्ड प्रोसीजर होता है। तो आप करवा सकते हैं, एक नॉर्मल स्किन वाला भी करवा सकता है शख्स, ड्राई स्किन वाला, डैमेज हुई हुई है, सन डैमेज हुई है, टैनिंग हुई हुई है या एक्नी है, तो सब लोग करवा सकते हैं। इवन जो एक्टिव एक्नी है उसके अंदर भी जितने भी आपके पास पस्ट्यूल्स बने हुए हैं या कॉमिडोन्स बने हुए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उसको रिमूव करने में मदद करते हैं। लेकिन कितने अरसे बाद होना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग अगर आप हर महीने करवा लें तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप 2 महीने के बाद भी करवाते हैं तो इट्स फाइन। लेकिन अर्मिला, मैं आपको हाइड्रा फेशियल के हवाले से बताता हूँ ना कि अगर आप किसी, ये भी मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं आई स्पीक क्योंकि मैंने ये करवाया है। आप अगर किसी सैलून में चले जाएं, वहाँ पे करवाएं ना, तो मुझे वो रैशनेस भी और रेडनेस भी और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन जब मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाता हूँ तो वो बड़ा, उनका एक तो लेंथी प्रोसीजर होता है, उनके स्टाफ बड़ा ट्रेन होता है, और उसके बाद मेरी जिल्द खराब नहीं होती। ये उसमें फ़र्क होता है ना। मैं सोच रहा था कि आप पता नहीं इसकी कोई डिफरेंट राय देंगी गज़ल के सवाल की, लेकिन आपने एग्जैक्टली वही राय दी कि वो ठीक है, करवाना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे बंदे से। जी बिल्कुल। इसके अलावा गज़ल, आपने देखा होगा कि मेहंदी के ऊपर मैं बहुत फोकस करती हूँ कि जो मेहंदी लगवाते हैं बच्चे जाके ना, इधर मेहंदी के डिजाइन बन जाते हैं, स्टॉल्स के ऊपर वो ठप्पे लग रहे होते हैं, तो बच्चों को बर्न्स आ जाते हैं। अच्छा। हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं मदर्स की कि बच्चा बहुत रो रहा है मेहंदी लगवाने के बाद, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, वो वॉश भी नहीं कर रही होती ना बच्चियाँ, वो संभाल के रख रही होती है, बहुत प्यारी सी मेहंदी होती है, जलन होती है, पेरेंट्स को बताती नहीं है, रो रहे हैं बच्चे, इरिटेट हो रहे हैं,
तो वो सारा बर्न हो जाता है। इसके ऊपर भी ज़रा ख्याल करें पेरेंट्स कि अगर ठप्पा लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले कहीं पे टेस्ट करके, माएँ खुद ज़रा सा टेस्ट करके देख लें, क्योंकि इरिटेशन होगी तो माँ को पता चल जाएगा, पेरेंट्स को, बड़ों को पता चल जाएगा। उस पर बर्न आ जाते हैं और लिटरली स्किन पूरी उड़ जाती है। वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और वहाँ पर आपको पता है इतने स्टॉल्स के ऊपर रश होता है, वो जल्दी जल्दी रीफिल भी करते हैं। बिल्कुल। तो वो केमिकल्स का जो होता है ना बैलेंस, उसमें वो ज़रा स्ट्रॉन्गर केमिकल्स डले हुए होते हैं, तो बच्चों की स्किन रिएक्ट कर जाती है, बड़ों की स्किन रिएक्ट कर जाती है। मुझे मैं जब छोटी बच्ची थी मुझे यहाँ पे बर्न आ गया था और मैंने भी हाथ नहीं धोया था, आई नो, मैंने भी बड़ा संभाल के रख लिया था ठप्पा, लेकिन उसके बाद वो पक्का निशान पड़ गया, जो कि फॉर्चुनेटली अब तो चला गया, लेकिन बहुत अरसे तक वो पूरा डिज़ाइन का निशान था और वो स्किन वहाँ पे बर्न हुई हुई थी। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने ईद और रमज़ान के जो ये आखिरी जो दिन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, इसमें ख्याल रखना होता है। लेकिन अब तो जो नॉर्मल मेहंदी आती है वो उसमें भी केमिकल्स मैंने देखे हैं। उसमें भी एक ब्राइड आई थी मेरे पास, बल्कि मैंने पिक्चर भी ली, उनके पाँव पे भी और हाथों पे भी इतने बुरे निशान थे, पूरी मेहंदी के डिज़ाइन के साथ। वहाँ पे स्कार्स बने हुए थे और कुछ स्कार्स जो हैं वो कुछ टाइम गुजर गया था तो वो थोड़े से उभर भी गए थे, तो कहते हैं हाइपरट्रोफिक स्कारिंग। तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना। और शी वॉज रियली अपसेट क्योंकि शादी को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने गुजरे थे और वो अच्छी खासी बर्न के साथ और निशानों के साथ। इसमें तो फिर आपको ये भी बताना होगा अपने पेशेंट्स को कि आप ये वाली मेहंदी यूज़ करें, ये वाली ना करें। देखिए मेहंदी में वो जो अर्क वगैरह वाली मेहंदी होती है ना, अर्क वाली मेहंदी थोड़ी केमिकल्स वाली होती है, लेकिन कलर उसमें से बेहतर आ जाता है। तो वही है कि टेस्ट पैच कर लें पहले, जैसा मैंने बताया कि डायरेक्ट आप हाथ पे लगवाने से, और ये वाली साइड ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये वाली साइड सेंसिटिव नहीं होती है। पैर की जो जिल्द है और ये वाली साइड ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप जो पैच टेस्ट करते हैं हमेशा किसी हिडन पार्ट पे, आपकी एल्बो के पास या कहीं पे, आप थोड़ा सा 1-2 डॉट्स लगवा के थोड़ी देख लें कि जलन तो नहीं हो रही है, और उसके बाद फिर आप मेहंदी लगवा सकते हैं। और इसको रिकवरी में कितना प्रोसेस टाइम लगता है? अगर रिकवरी में अगर बर्न हो गया फिर तो इट टेक्स टाइम। वो तो फिर जब बर्न स्किन है वो रिकवर करेगी, फिर कभी कभी ब्लिस्टर बन जाता है, फिर निशान ऐसा ऐसा जाएगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली आपको बर्निंग फील हुई, आप फ़ौरन उसको प्लेन वाटर साफ़ कर लें, धो लें, और अगर घर पे कुछ भी नहीं है तो एलोवेरा जेल लगा लें, या जो आपके पास एक पेट्रोलियम जेली पड़ी है वो भी लगा लें, और फ़ौरन डॉक्टर के पास आ जाएं तो हम दवाई दे देते हैं जिससे वो बर्न आपका जल्दी सेटल हो जाता है। ठीक हो गया डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने आज तफसीली गुफ्तगू की, और यकीनी मानिए कि आप भी अपने ईद को किस तरह से स्किन केयर के हवाले से गुजार सकते हैं, वो डॉक्टर साहिबा के सेगमेंट आप सुन सकते हैं। यहाँ पे हमारा वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।